बाप रे बाप भाभी, ये दिल्ली की गर्मी ना हो गई जैसे तंदूर हो गया। मेरा तो कलेजा हलक को आ गया। काजल प्लीज जरा एसी तेज कर दो और गर्मी में चाय बाय रहने देना, कोल्ड ड्रिंक और कड़क स्नैक्स बनाकर ले आओ। और बच्चों को तो चीजी मैगी पसंद है। आ गई मेरी लाडलिया। अरे बहू काजल खड़ी क्या है? सुबह से तेरी दोनों ननदें भूखी प्यासी निकली है। जा किचन में इनके लिए नाश्ता और दोपहर के खाने की तैयारी कर। हाँ हाँ मम्मी, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, वरना ससुराल में तो सुबह 5 बजे से खटना पड़ता है। फिर काजल 45 डिग्री वाली भयंकर गर्मी में किचन में जाकर अपनी दोनों ननदों के लिए नाश्ता तैयार करती है। हे भगवान, इतनी भयंकर गर्मी, ऊपर से ये ननदें, उनके एटम बम बच्चे, आते ही इतनी फरमाइशें कर दी। गर्मी भी तो ऐसे बरस रही है जैसे भंडारा बट रहा। न जाने आगे क्या होगा। ऊपर से ये दोनों ननदें और उनके 2 एटम बम जैसे बच्चे सुबह सुबह आते ही कचड़ी मैगी फरमाइश करने लगे। नाश्ता बन जाने के बाद काजल ननदों और बच्चों के लिए जाकर टेबल पर नाश्ता लगाती है। दीदी, गर्मा गर्म कचौड़ियां और बच्चों की पसंदीदा मैगी तैयार है, सब लोग नाश्ता कर लीजिए। भाभी देख कर ही मुंह में पानी आ गया। चलो बच्चे आकर मैगी खा लो। ओहो, असली मायका इसे कहते हैं, एसी की ठंडी हवा और गर्मा गर्म नाश्ता। सही में ना, मैगी की बात ही कुछ और है। दोनों ननदे और बच्चे मजे से नाश्ता उड़ाने में लगे थे और बेचारी काजल सभी के झूठे बर्तनों को उठाकर किचन में जाकर साफ करने लगती है। हे भगवान, अभी तो ये सिर्फ नाश्ते के ही बर्तन है, दोपहर के खाने में तो न जाने क्या हाल होगा। तभी रिंकू सिया दोनों बच्चे दौड़ते हुए खाली बोतल लेकर किचन में आते हैं। मम्मी मम्मी पानी दो ना ठंडा वाला, बिल्कुल बर्फ जैसा, और हाँ स्टील के ग्लास में मत देना, मुझे कांच के ग्लास में ही पीने में मजा आता है। मामी मुझे भी ठंडा पानी चाहिए, मम्मी ने कहा है कि मामी से जाकर फ्रिज से ठंडी वाली बोतल ले लेना। हे भगवान, मैं ये बर्तन धोऊं या इन बच्चों को ठंडा पानी दूं? ये ननद इतना भी नहीं कि अपने बच्चों को खुद पानी दे दे। काजल दांत पीसते हुए थोड़ा धीरे से चिल्लाकर सीधे बेडरूम की तरफ आवाज लगाती है। दीदी, ओ मीना दीदी, जरा अपने बच्चों को देखो ना, हर 2 मिनट में पानी मांग रहे। फ्रिज की सारी बोतलें खाली कर दी इन्होंने। अब मैं बर्तन दूं या सिर्फ बोतलें भरती रहूं? तभी मीना भी बेडरूम से आवाज लगाती है। अरे काजल, बच्चे हैं, इतनी भयंकर गर्मी में पानी नहीं पियेंगे क्या? जाओ रिंकू सिया, अपनी मामी से जाकर ही पानी ले लो, हमें परेशान मत करो, हम मम्मी से बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, जाओ। फिर काजल ननद के दोनों बच्चों को ठंडा पानी ग्लास में डालकर पीने के लिए देती है। बाहर 45 डिग्री तापमान था और किचन किसी तंदूर से कम नहीं तप रहा था। काजल पसीने पसीने होकर मटर पुलाव, कढ़ाई पनीर और रायता तैयार करती है और बाहर जाकर टेबल पर सजाती है। आप सभी की पसंद का मटर पुलाव, कढ़ाई पनीर और रायता तैयार है, सभी आकर खा लीजिए। दोनों ननदें और उनके बच्चे एसी की ठंडी हवा में मजे से बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं। मजा आ गया कसम से, इसे कहते हैं असली मायका, एसी की ठंडी ठंडी हवा और ऐसा लाजवाब खाना। सही में कभी तो ना हर गर्मियों की छुट्टियों में बेसब्री से इंतजार करती हूँ। मायके जैसे सुकून पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। खाना खाने के बाद दोनों ननदें बच्चों को लेकर बेडरूम में एसी की हवा में आराम करने चली जाती है। बेचारी काजल फिर से सड़ी गर्मी में सभी के झूठे बर्तन मांजने में जुट जाती है। भगवान, ये बर्तन है या बुर्ज खलीफा का पहाड़? बर्तन धोते धोते तो पहले दिन मेरी हालत खराब हो गई। बर्तन धोने के बाद काजल घर के बाकी के काम निपटाती है। समय शाम के 7 बजे। मयंक ऑफिस से दिन भर का थका हारा घर आता है। लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक बच्चों के खिलौने, चिप्स के खाली पैकेट बिखरे पड़े थे और बच्चे टीवी की 100 वॉल्यूम पर कार्टून देख रहे थे। बाप रे, ये मेरा घर है या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जनरल डिब्बा? तभी सोफे पर मस्त लेटी हुई मीना और रीना ने मयंक को देखा। अरे मयंक आ गया तू? देख ना, बच्चे कब से पार्क जाने की जिद कर रहे हैं। जा, इन्हें थोड़ी देर ले जा और हाँ, इन्हें मैंगो आइसक्रीम और कुल्फी खिला कर लाना। हाँ भाई, बच्चे भी थोड़ा बाहर एंजॉय कर ले। रीना, अरे मैं ऑफिस में 8 घंटे काम करके आ रहा हूँ, मेरी पीठ टूट रही है और अब हिम्मत नहीं बची कहीं जाने की, कल घुमा लाऊंगा। मयंक, बहनें साल भर बाद आई है, उनके बच्चों को जरा सा पार्क नहीं ले जा सकते? कैसा कंजूस भाई है तू? जा चुपचाप बच्चों को घुमा कर ला और हाँ, बच्चे जो मांगे उन्हें खिला देना। बेचारा मयंक थका हारा दोनों बच्चों की उंगली पकड़कर 45 डिग्री की गर्मी की शाम में पार्क में घुमाने ले जाता है। बच्चे उसके साथ खेलने की जिद करते हैं। मयंक मामा, हमारे साथ दौड़ लगाओ ना। अरे नहीं बच्चों, जाओ तुम दोनों दौड़ लगाओ। क्या मामा, आप इतना भी नहीं कर सकते, प्लीज खेलो ना हमारे साथ। अच्छा भाई ठीक है। बच्चों की जिद पर मयंक को उनके साथ खेलना पड़ता है। उधर घर पर दोनों ननदें मलाई चाप, दाल मखनी खाने की फरमाइश करती है।
काजल ऐसा करो, मलाई चाप और दाल मखनी लच्छा पराठा बना लो। अरे क्या बात है, खाने में मजा ही आ जाएगा, साथ में ठंडा ठंडा बूंदी का रायता और सैलेड। ठीक है दीदी, बना दूंगी। देखो तो हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे कहीं की महारानी हो। अरे गर्मी सिर्फ इन्हीं लगती है क्या, भाभी तो जैसे बर्फ की बनी है। रात के 9 बज जाते हैं। काजल की किचन का तापमान 45 डिग्री पार कर चुका था, जहां काजल गर्मी में पसीने से तरबतर अपनी दोनों ननदों की फरमाइश पर मलाई चाप, दाल मखनी और लच्छा पराठा बनाने की तैयारी करती है। हे भगवान, दोपहर के बर्तन धोकर कमर सीधी भी नहीं हुई थी कि अब रात का मलाई चाप, दाल मखनी और लच्छा पराठा। गरम तवे के सामने खड़े खड़े ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद तंदूर बन जाऊंगी। रात के 10 बजे किचन आग की भट्टी की तरह जल रहा था। बेचारी काजल गर्मी पसीने में तरबतर मलाई चाप और लच्छा पराठा लेकर बाहर आती है। लीजिए दीदी, आपकी मलाई चाप, दाल मखनी और नवाबों वाले लच्छे पराठे। गरम तवे के आगे मेरी खुद की मलाई पिघल गई है। तुमने कुछ कहा क्या काजल? मेरी इतनी मजाल कहाँ जो तुम्हें कुछ कह सकूं। नहीं नहीं दीदी, आप खाइए ना। काजल क्या दाल मखनी बनाई है, कसम से मजा आ गया। दाल मखनी में ना मक्खन थोड़ा कम लग रहा है, इसमें थोड़ा नमक और होता तो मजा आ जाता। काजल प्लीज थोड़ा और मक्खन और नमक ला दो ना। फिर काजल किचन में जाकर फ्रिज से मक्खन निकाल कर लेकर अपनी दोनों ननदों को देती है। देखो तो कैसे एसी में मजे से खाना खाया जा रहा है और मैं सुबह से गर्मी में किचन में तंदूर बने जा रही हूँ। सभी खाना खाते हुए रात के 1 बज जाते हैं। खाना खाने के बाद फिर काजल सभी के जूठे बर्तन किचन में ले जाकर साफ करती है। उन सब में उसे रात के 12 बज जाते हैं। बर्तन और किचन की सफाई तो हो गई, अब अपने कमरे में जाकर सुकून से एसी में सोऊंगी। उधर जैसे ही मयंक अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता है, अरे ओ मीना रीना, ये सब क्या है? सुबह मुझे ऑफिस जाना है और तुम अभी तक मेरे बेड पर, तुम लोग यहाँ कुंभ मेला लगा कर क्यों बैठी हो? हम कहाँ सोएंगे? अरे मयंक चिल्ला मत, तेरे कमरे का एसी एकदम ठंडा कर रहा है और हमारे वाले से तो हवा भी नहीं आ रही। तू भाई नहीं है क्या हमारा, इतना एडजस्ट नहीं कर सकता थोड़े दिन? हाँ भैया, तुम हॉल में जाकर सो जाओ ना। अरे भाभी, जाते जाते जरा 2 ग्लास कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम बनाने के लिए बोल देना। हाँ, वो क्या है ना, मूवी चला रखी, मजा आ जाएगा। ठीक है, बोल दूंगा। फिर मयंक किचन में काजल को कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम बनाने के लिए बोलता है। इस पर काजल का पारा 50 डिग्री से पार चला जाता है। हे भगवान, सुबह से गर्मी में नौकरानी बनी हूँ, अब रात को भी दोनों ननदों को चैन नहीं है। अब इन्हें कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम चाहिए। अरे ये इंसान है या इच्छाधारी टॉर्चर मशीन? यार अब मैं इसमें क्या करूं, दे दो ना बनाकर और मुझे सोने दो। मयंक हॉल में सोने चला जाता है। फिर काजल दोनों ननदों के लिए कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम बनाकर देती है। ये लीजिए, पीजिए आपकी कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। पर दीदी, हम सोएंगे कहाँ? अरे काजल, बड़ी अच्छी मूवी लगा रखी है, देखो ना तुम, आज हम यहीं सोएंगे। हमारे वाले एसी की ना हवा ठंडी नहीं आ रही, तुम एक काम करो, यहीं कोने में चटाई बिछाकर सो जाओ। ये सुनकर काजल का खून और गर्म हो जाता है। हे भगवान, दिन तो दिन दोनों नागिन ननदों ने रात खराब करने का भी ठेका ले लिया है। अरे दोनों ननद तो मेरे ही कमरे में नागिन की तरह कुंडली मारकर बैठ गई है। पूरी रात दोनों ननदे और बच्चे एसी की मजे लेते हुए टीवी देखते हुए चिप्स खाते हैं और बेचारे मयंक और काजल की पूरी रात सोए बिना करवटें बदलने में ही निकल जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। सुबह के समय मीना सोफे पर पसरी हुई इंस्टाग्राम रील देखते हुए आवाज देती है, काजल जरा ठंडा पानी का ग्लास पकड़ा दो, गर्मी के मारे गला सूख रहा है। उधर किचन में, हे भगवान, इनके हाथ टूट गया जो ये पानी का ग्लास भी खुद से उठाकर नहीं ले सकती। तभी रीना भी फोन में यूट्यूब देखते हुए काजल को आवाज देती है, और हाँ काजल, बच्चों के लिए वो चीजें मैगी बना देना। और सुनो, कल के जो कपड़े धोए थे, प्लीज उन्हें जरा प्रेस करके अलमारी में रख देना। झाड़ू पोछा कपड़े और बर्तनों का बुर्ज खलीफा अकेले करते करते संभालते जान हलक में आ गई है। पर मजाल है कि दोनों महारानी ननदे किचन में फॉर्मेलिटी के लिए भी झांक ले। अब इनके कपड़े भी प्रेस करो। फिर काजल ननदों के बच्चों के कपड़े प्रेस करती है। मायकान हो गया, मेरे लिए टॉर्चर रूम बन गया है। ये दोनों महारानियों को सिर्फ खाने और हुक्म चलाने के अलावा और कोई काम ही नहीं आता। काजल ये दो, काजल वो दो, और नौकरानी बनाकर रख दिया है इन्होंने मुझे। शाम के 6 बज जाते हैं। मयंक के ऑफिस से आते ही बच्चे पार्क में जाने के लिए शोर मचाने लगते हैं। मामा पार्क ले चलो, मैं आइसक्रीम खानी है। हाँ, और आज हमें पिज्जा भी खाना है।
अरे बच्चों, आज नहीं कल चलेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ, कल रात भी ठीक से नींद पूरी नहीं हुई। तभी माँ चिल्लाते हुए बोलती है, अरे बच्चे कब से देख रहे हैं मामा के साथ बाहर घूमने जाएंगे, सुबह से घर में बंद बंद बच्चे परेशान हो रहे हैं, जा लेकर जाए ना, कुछ देर बाहर की ताजी हवा खा लेंगे। ठीक है काजल, मैं आते ही सीधा खाना खाकर सो जाऊंगा, तुम खाना रेडी रखना। मयंक घर आने के बाद सीधा खाना खाकर सोने चले जाता है। इधर काजल भरी सड़ी गर्मी में किचन में जाकर सभी के झूठे बर्तनों का ढेर साफ करती है। 1 हफ्ता हो गया है, कपड़े बर्तन साफ सफाई सब मैं अकेले कर रही हूँ, और ये दोनों ननदें यहाँ महारानी बनी बैठी है। सोचती हूँ काम खत्म होने के बाद सुकून से अपने कमरे में जाकर एसी में आराम से सोंगी, पर इन ननदों ने तो मेरी जिंदगी झंड बना दी है। किचन का काम खत्म करने के बाद काजल अपने कमरे में नीचे चटाई बिछाकर सो जाती है, पर नीचे सोने की वजह से उसकी कमर में दर्द होने लगता है और वो रात में ही मयंक के पास जाकर उसे उठाती है। देखो जी, मुझसे ऑन नहीं होता, ये तो दोनों ननदों ने डेरा ही जमा लिया है। अरे काजल, थोड़े दिन की बात है, छुट्टियां खत्म होते ही दोनों बहनें चली जाएगी, फिर रहना ना आराम से। देखो जी, बहुत हुआ, पानी सर से ऊपर जा चुका है, मुझे कुछ ऐसा आइडिया सोचना पड़ेगा कि इन दोनों को नानी याद आ जाए। तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे बस चैन से सोने दो। मयंक ने रात भर सोफे पर मच्छरों से लड़ते हुए नींद पूरी की। पूरी क्या, बेचारा सोया ही नहीं था। तभी अचानक शातिर मुस्कान के साथ काजल हंसने लगती है। जब इस घर में सिर्फ बेटियों को सुकून है, और बहू भी तो किसी की बेटी है, तो फिर मैं यहाँ क्यों मरूं? मैं भी अपने मायके चली पूरे 1 महीने के लिए, और इन दोनों ननदों महारानियों को खुद पता चलेगा जब बर्तन और कपड़ों का पहाड़ रोज धोएंगी और अपनी फरमाइशों का खाना खुद बनाएंगी। काजल ने फटाफट अपने बैग पैक किया और जाकर चुपचाप सो गई। सुबह के 8 बज जाते हैं। मीना हमेशा की तरह आंखें मलते हुए बेडरूम से बाहर आती है। अरे काजल कहाँ रह गई? सुबह के 8 बज गए, अभी तक बैठती नहीं आई। आज नाश्ते में पनीर के पराठे और मक्खन के साथ लाना। रीना किचन में पानी पीने जाती है तो चिल्लाती है, अरे दीदी, यहाँ तो किचन पूरा अंधेरे में पड़ा हुआ है, गैस बंद है, लाइट बंद है, ये काजल कहीं दिख नहीं रही। तभी माँ भी आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए बाहर आती है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है तुम लोगों ने? अरे माँ, काजल कहीं दिखाई नहीं दे रही। मयंक, अरे मयंक, बहू कहाँ है? मयंक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी काजल बैग पैक किए हुए तैयार होकर आती है। उसे इस तरह तैयार होकर उसके हाथ में बैग देकर दोनों ननदें हैरान रह जाती हैं। अरे काजल, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर बैग लेके कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो क्या है ना मीना दीदी और रीना दीदी, आप सबको देखकर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि मायके में असली सुकून होता है। ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं भी आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मैं भी थोड़ा मायके का असली सुकून देख लूं। पर काजल, तुमने इस बारे में हमें बताया तक नहीं। आप सब मूवी देखने के बाद सो गई थी ना, मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। मयंक से इस बारे में कल रात बात हुई थी कि ऑफिस जाते हुए मुझे मेरे मायके छोड़ आएंगे। क्यों मयंक? हाँ। अब चलो भी, खड़े क्या हो, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। काजल उसके साथ मायके चली जाती है। हे भगवान, तो अब हमारा नाश्ता कौन बनाएगा? बच्चों का दूध, दोपहर का खाना, और ये सिंक में जो कल रात के बर्तनों का पहाड़ सड़ रहा है, इसे कौन धोएगा? तभी रिंकू ने कहा, मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, बाथरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा, साफ करो जल्दी, रुका नहीं जा रहा है। मम्मी कुछ करो जल्दी से। रीना वॉशरूम जाकर साफ करती है। तभी सिया भी भूख से चिल्लाने लगती है। मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, अभी मैगी बना कर दो बटर वाली। मीना किचन में गर्मी में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती है। तभी सिया आकर प्लेट लेकर खड़ी हो जाती है। मम्मी और कितनी देर लगेगी? मरो तुम सब, दिमाग का दही कर दिया सुबह से। जाओ यहाँ से, कोई मैगी वैगी नहीं मिलेगी, चुपचाप ये पराठा खाओ, नहीं तो 2-2 थप्पड़ लगाऊंगी। तभी लिविंग रूम से माँ के कराहने की आवाज आई। ओ अरे मर गई, मेरी छाती में जलन हो रही है, मेरा बीपी बढ़ गया है। अरे मीना, जरा नींबू पानी बना ला, हाय मर गई मैं तो। मीना जल्दी से फ्रिज खोलती तो उसमें ठंडी एक भी बोतल नहीं थी। फिर फ्रीजर से बर्फ निकालकर नींबू पानी बनाकर माँ को दिया। दोपहर तक किचन का नजारा बदल चुका था। सिंक में बर्तनों का बुर्ज खलीफा खड़ा था और 45 डिग्री की गर्मी में दोनों ननदें गैस के आगे पराठे बनाने लगी थी। दीदी, सुबह के नाश्ते में ही नानी याद आ गई। काजल ये सब अकेले कैसे करती होगी? मम्मी मटर पुलाव बना दो। अरे भागो यहाँ से, कोई पुलाव नहीं मिलेगा, जो बनाया खाओ।
शाम होते होते उन्हें समझ में आ गया कि मायके का असली सुकून माँ के प्यार से नहीं बल्कि भाभी की बदौलत था। भाभी के बिना मायका टॉर्चर रूम बन चुका था। दीदी, अगर एक दिन और रुकी ना तो हमारा कचरा हो जाएगा। चलो अपने ससुराल चलते हैं। शाम को 6 बजे मयंक ऑफिस से लौटा तो दोनों बहनें सूटकेस थामे दरवाजे पर खड़ी हुई दिखी। अरे, तुम दोनों कहाँ जाने की तैयारी में हो? वो तुम्हारे जीजा जी का कॉल आया था। रीना मीना के जाने के बाद। मिशन कामयाब, टॉर्चर मशीनें भाग गई है, अब तुम आ जाओ वापस। उधर काजल मैसेज पढ़कर मुस्कुरा देती है। घर के लिविंग रूम में शादी की ढेर सारी मिठाइयाँ और साड़ियाँ बिखरी पड़ी है और कांता देवी गुस्से से लाल पीला होकर काव्या के सामने खड़ी है। बस काव्या, बहुत हो गया। अब एक पल भी तेरी ये बकवास इस घर में नहीं सुनी जाएगी। सीधे कहती हूँ, इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जा। मम्मी जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रही हूँ। आप बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सब सच साबित कर दूंगी। क्या सच साबित करेगी तू? जब से मेरी निशा का रिश्ता इतने अमीर और ऊंचे खानदान में तय हुआ है, तेरे पेट में लगातार दर्द हो रहा है। मम्मी जी, ऐसा नहीं है। निशा भी मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं क्यों चाहूंगी कि उसका घर ना बसे या उसकी खुशियों में कोई ग्रहण लगे? तो फिर हर रोज नए नए झूठे बहाने बनाकर ये शादी रुकवाने की जिद क्यों पकड़ी है तूने? तू सीधे सीधे मेरी बेटी की खुशियों से जलती है। मैं जल्दी नहीं हूँ मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जिस राहुल से आप निशा की शादी तय कर रही हैं, वो इंसान वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा दिख रहा है। चुप कर, एक शब्द भी और मत बोलना। राहुल पढ़ा लिखा है, अच्छे संस्कारों वाला है, पूरा खानदान शहर में इज्जतदार माना जाता है। माँ, ये घर में क्या तमाशा लगा रखा है और आप काव्या पर इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? बात क्या हुई है आखिर? देख आलोक, तो खुद अपनी आंखों से देख ले इस औरत के कारनामे। जब से राहुल के घर वाले निशा का हाथ मांग कर गए हैं, ये नागिन की तरह फुफकार रही है। काव्या, ये माँ क्या कह रही हैं? तुम निशा की शादी के खिलाफ क्यों जा रही हो? वो तो हमारी इकलौती बहन है। आलोक, आप तो कम से कम मुझ पर भरोसा रखिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम आंख बंद करके फैसला ना ले। राहुल के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छुपा है। देख आलोक, आज तो इसने हद ही पार कर दी। ये कह रही थी कि ये खुद राहुल के पापा को फोन करके ये शादी तुड़वा देगी, ये हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। काव्या, क्या सच में तुमने ऐसा कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ की मर्जी और बहन की इज्जत के साथ खेलने की? आलोक, मेरी बात का यकीन मानिए, मुझे कल ही कुछ ऐसी बातें पता चली है जिसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती थी। निशा की जिंदगी दांव पर है। मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी। अगर तुम मेरी बहन की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती तो तुम्हें इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। चली जाओ यहाँ से। आलोक, आप बिना सच जाने मुझे घर से निकाल रहे हैं। अपनी 7 साल की शादी का आपने एक झटके में फैसला कर दिया। जो औरत मेरी माँ का सम्मान नहीं कर सकती और मेरी बहन का घर उजड़ते देखना चाहती है, वो मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। अपना सामान उठाओ और जाओ। ठीक है आलोक, मैं चली जाऊंगी। अगर आपको और मम्मी जी को मेरी फिक्र छोटी लगती है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। लेकिन जाते जाते एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर इस रिश्ते के पीछे कोई भी सच्चाई छिपी है तो मैं उसे पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। काव्या आंखों में आंसू लिए अपना छोटा सा बैग उठाकर घर का दरवाजा पार कर जाती है। आलोक और कांता देवी गुस्से में उसे देखते रहते हैं। 4 दिन पहले घर को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। राहुल अपने माता पिता के साथ सोफे पर बैठा है, तभी निशा शर्माते हुए चाय की ट्रे लेकर अंदर आती है। साथ साथ नाश्ता करते हैं। फिर राहुल, अंकल, मुझे निशा जी से मिलकर और बातें करके बहुत अच्छा लगा। अगर आपकी और आंटी की तरफ से मंजूरी हो तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। बेटा राहुल, हमें तो तुम और तुम्हारा परिवार पहली नज़र में ही बेहद पसंद आए हो। हमारे लिए इससे बड़े गर्व की बात और क्या होगी। दोनों परिवार आपस में गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। हर तरफ हंसी मजाक का माहौल है। राहुल और निशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन की दोपहर में काव्या अपने कमरे में कपड़े अलमारी में रख रही थी। तभी निशा रोती हुई अंदर आती है और, भाभी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर ये शादी हुई तो मेरी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। पागल हो गई है क्या? राहुल इतना सीधा, सुलझा हुआ और नेक लड़का है। कल तो तू भी खुश दिख रही थी, फिर अचानक क्या हुआ? भाभी, वो राहुल जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कल रात मुझे मेरी एक कॉलेज की सहेली का फोन आया था। राहुल पहले उसके साथ रिश्ते में था। पर ये बात तो आज के जमाने में आम है निशा, इसके लिए इतना रोने की क्या जरूरत है?
बात सिर्फ अफेयर की नहीं है भाभी। राहुल और मेरी दोस्त की शादी होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर राहुल के घर वालों ने 20 लाख रुपए दहेज मांग लिया। 20 लाख रुपए दहेज? पर राहुल तो कह रहा था कि वो इन सब रूढ़िवादी प्रथाओं के सख्त खिलाफ है। यही तो उसका असली चेहरा है भाभी। दहेज ना मिलने के कारण उसने मेरी सहेली का दिल तोड़ा और रिश्ता भी खत्म कर लिया। वो लालची इंसान है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो रो मत निशा, तू मेरी ननद बाद में है, पहले मेरी बेटी जैसी है। मैं जीते जी तेरी जिंदगी एक लालची इंसान के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ निशा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी इस घर में नहीं होगी। मैं आलोक और मम्मी जी को सच बता कर रहूंगी। काव्या अपने मायके आ जाती है और वो अपने मायके के घर के बरामदे में उदास बैठी है। उसका भाई रोहित हाथ में लैपटॉप लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स देख रहा है। जिस लड़की की भलाई के लिए मैंने अपना हंसता खेलता घर छोड़ दिया, आज उसी के कारण आलोक मुझसे इतनी नफरत कर रहे हैं। दीदी जरा इधर तो देखना, मैं अपने लिए एक नई घड़ी ऑनलाइन देख रहा हूँ। बताओ ना, इन दोनों में से कौन सा रंग ज्यादा अच्छा लगेगा? रोहित, मेरा इस समय इन चीजों का बिल्कुल मन नहीं है। तो खुद ही कोई भी रंग चुन ले, मुझे अकेला छोड़ दे। अरे दीदी, मन तो बहलाना पड़ेगा ना। अच्छा चलो, घड़ी छोड़ो। तुझे पता है, मेरा वो दोस्त राहुल जो पिछले साल विदेश से लौटा था, उसने एक नई गाड़ी खरीदी है कल। ये देखो उसकी तस्वीर। रोहित अपने फोन की स्क्रीन काव्या के चेहरे के सामने करता है। स्क्रीन पर राहुल की गाड़ी के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर देखकर काव्या के होश उड़ जाते हैं। रोहित, ये तस्वीर तेरे दोस्त की है? तो इस लड़के को अच्छी तरह जानता है? इसका नाम राहुल ही है ना? हाँ दीदी, ये राहुल ही है, मेरा कॉलेज का सबसे पक्का दोस्त है। पर तुम इसे देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई? क्या तुम इसे पहले से जानती हो? रोहित, ये वही लड़का है जिससे मेरी ननद निशा की शादी तय हुई है, और इसी लड़के की वजह से आलोक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या राहुल और निशा का रिश्ता तय हुआ है? पर इसमें घर से निकालने वाली बात क्या हो गई दीदी? राहुल तो बहुत ही शरीफ और नेक दिल इंसान है। शरीफ नहीं है रोहित, निशा ने मुझे बताया है कि ये एक नंबर का लालची और दहेज लोभी इंसान है। इसने अपनी पुरानी मंगेतर से 20 लाख रुपए मांगे थे। नामुमकिन दीदी, तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई हो। राहुल के दादाजी ने शहर में 3 अनाथ आश्रम बनवाए हैं, वो कभी दहेज मांग नहीं सकता। पर निशा मुझसे झूठ क्यों बोलेगी रोहित? उसने खुद रो रो कर मुझसे ये सारी बातें कही और शादी रुकवाने की मिन्नतें की। दीदी सच क्या है ये तो सिर्फ राहुल ही बता सकता है। वो इस समय पास के एक कैफे में ही बैठा है। चलो मैं खुद तुम्हारी मुलाकात उससे करवाता हूँ। राहुल टेबल पर बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। रोहित और काव्या उसके पास पहुंचते हैं। राहुल रोहित को देखकर मुस्कुराता है। और राहुल भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? मिलो, ये मेरी बड़ी दीदी काव्या है, और इत्तेफाक से ये तुम्हारी होने वाली मंगेतर निशा की भाभी है। अरे काव्या जी नमस्ते, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। पर आप इस समय रोहित के साथ यहाँ, सब ठीक तो है ना? राहुल जी, मैं यहाँ कोई शिष्टाचार निभाने नहीं आई हूँ। मैं सीधे मुद्दे पर बात करना पसंद करती हूँ। आपने निशा से शादी के लिए हाँ क्यों की है? काव्या जी, ये कैसा सवाल है? निशा जी एक बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की है। हमारा परिवार उन्हें पसंद करके आया है, इसमें गलत क्या है? गलत आपकी नीयत में है राहुल जी। जो इंसान दहेज के लिए किसी मासूम लड़की का दिल तोड़ सकता है, वो मेरी ननद के साथ कैसे वफादार रहेगा? दहेज? दिल तोड़ना? काव्या जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की से दहेज मांग नहीं की है। झूठ मत बोलिए, निशा ने मुझे सब सच बता दिया है कि आपकी पुरानी मंगेतर से आपके घर वालों ने 20 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसके कारण वो रिश्ता टूटा। क्या निशा जी ने आपसे ऐसा कहा? काव्या जी, ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि रिश्ता टूटने की बात मैंने या मेरे परिवार ने कभी की ही नहीं थी। क्या मतलब? अगर तुमने रिश्ता नहीं तोड़ा तो फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। काव्या जी, रिश्ता तय होने के अगले ही दिन निशा जी खुद मुझसे अकेले में मिलने आई थी। उन्होंने रोते हुए मुझसे जो कहा, उसे सुनकर मैं खुद दंग रह गया। निशा तुमसे मिलने आई थी? हाँ, निशा जी ने मुझसे कहा था कि राहुल, मैं अभी इस उम्र में शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने परिवार के दबाव में हूँ। आप प्लीज अपनी तरफ से मना कर दीजिए। निशा ने ऐसा कहा? पर तुमने तो अपनी तरफ से रिश्ता मना नहीं किया। आलोक और मम्मी जी तो यही कह रहे हैं कि रिश्ता अभी भी कायम है। हाँ, क्योंकि मैंने निशा जी से साफ कह दिया था कि मैं अपने ऊपर दहेज लोभी या रिश्ता तोड़ने का झूठा इल्जाम नहीं लूंगा। या तो वो खुद सच बताएं या मैं बता दूंगा। हे भगवान, इसका मतलब निशा ने मुझसे पूरी सच्चाई छुपाई। उसने राहुल को विलन बनाया ताकि मैं शादी रुकवा दूं। पर उसने ऐसा क्यों किया? राहुल, अगर निशा ने तुमसे विनती की थी कि तुम उसका नाम घर वालों को ना बताओ, तो तुमने सच में मम्मी जी को कुछ नहीं कहा? हाँ काव्या जी, मैंने उसका नाम तो छिपा कर रखा, लेकिन मैंने रिश्ता भी नहीं तोड़ा।
मैं बस इंतजार कर रहा था कि वो खुद हिम्मत दिखाए। दीदी, अब तो तुम्हें समझ आ गया ना, राहुल बिल्कुल बेकसूर है। अब सोचने वाली बात यह है कि निशा ने तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अगले दिन सुबह काव्या अपने मायके से निकलकर चुपके से अपने ससुराल वाले मोहल्ले में पहुंचती है। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर घर के दरवाजे पर नजर रखती है। कुछ ही देर में निशा कंधे पर एक बैग टांगे आसपास देखते हुए दबे पांव घर से बाहर निकलती है। काव्या तुरंत अपना स्कार्फ चेहरे पर बांधती है और सीधे उसके पीछे चल देती है। निशा बाजार की तंग गलियों से होते हुए एक शांत कॉफी शॉप की तरफ बढ़ती है। वहां पहले से ही एक युवक टेबल पर बैठा हुआ कुछ कागजात देख रहा है। निशा खुश होकर उसके पास बैठती है। हे भगवान, ये तो वही लड़का है जिससे निशा परसों भी बाजार में मिल रही थी। क्या सच में निशा का कोई चक्कर चल रहा है? निशा, ये देखो तुम्हारी पिछली फाइल्स की अप्रूवल। अगर तुमने इस बार का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया तो तुम्हें सीधे मेन विंग में जगह मिल जाएगी। सच में सर, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं पिछले 2 महीनों से इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। काव्या दूर से सिर्फ उनकी हंसती हुई तस्वीरें खींच पाती है। उसे उनकी बातें साफ साफ सुनाई नहीं देती। वो अपने फोन में उन दोनों की करीब 5-6 तस्वीरें इकट्ठा कर लेती है। अब बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। सारे सबूत मेरे हाथ में हैं। आज शाम को ही मैं ससुराल जाऊंगी और इस पूरी सच्चाई का पर्दाफाश सबके सामने करूंगी। शाम के समय काव्या अपने ससुराल आती है और उसे देखकर आलोक, काव्या, मैंने तुमसे साफ शब्दों में कहा था कि जब तक तुम अपनी गलती मानकर माँ से माफी नहीं मांग लेती, इस घर में कदम मत रखना। फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? आलोक, मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आई हूँ और ना ही मैं यहाँ बिना किसी वजह के आई हूँ। मैं अपना वादा पूरा करने आई हूँ जो मैं जाते जाते कह कर गई थी। कैसा वादा? मेरी बेटी की शादी में अड़ंगा डालने का वादा? मम्मी जी रुकिए, आज मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं आपकी लाडली बेटी निशा की असली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने नहीं ला देती। तभी निशा अपने कमरे से पानी का ग्लास लेकर बाहर आती है। काव्या की आवाज सुनकर उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है और पानी फर्श पर बिखर जाता है। भाभी, आप? आलोक, जरा अपने फोन का व्हाट्सएप चेक कीजिए, मैंने आपको कुछ तस्वीरें भेजी है। तस्वीरें? कैसी तस्वीरें काव्या? तुम इस तरह पहेलियां बुझाना बंद करो और जो कहना है साफ साफ कहो। अरे आलोक, तू इसका मुंह क्या देख रहा है? ये जरूर मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए कोई नया जाल बुनकर लाई है। मम्मी जी, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाता। आलोक, जरा देखिए उन तस्वीरों को जो आपकी बहन रोज घर से छुपकर बाहर जाकर उस लड़के से मिल रही है। आलोक तुरंत अपना फोन निकालता है और व्हाट्सएप खोलता है। स्क्रीन पर निशा की एक अनजान युवक के साथ हंसते हुए और कागजात देखते हुए कई तस्वीरें सामने आती है। आलोक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। निशा, ये सब क्या है? ये लड़का कौन है जिसके साथ तुम रोज घर से बाहर जाकर इस तरह मिल रही हो? हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? निशा, तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। तू चोरी छिपे इस लड़के से इश्क लड़ा रही है। नहीं भैया, नहीं मम्मी जी, भगवान के लिए मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। भाभी, आप तो सच जानती थी ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं क्या सच जानती थी निशा? कि राहुल दहेज लोभी है? राहुल तो रोहित का सबसे पक्का दोस्त निकला। उसने मुझे सब सच बता दिया कि तुमने खुद उससे शादी तोड़ने की भीख मांगी थी। भाभी, मेरी बात सुनिए, मैं मजबूर थी। मैं आप सबको धोखा नहीं देना चाहती थी। चुप कर निशा, अब तेरी कोई भी नौटंकी इस घर में नहीं चलेगी। काव्या सही कह रही थी, तूने हमें गुमराह किया ताकि तू इस लड़के के साथ भाग सके। रुकिए आलोक, गुस्सा करने से पहले थोड़ा धीरज रखिए। मैंने सिर्फ तस्वीरें दिखाई है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बताना अभी बाकी है। अब और क्या देखना सुनना बाकी रह गया है काव्या? इस लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, किसी गैर लड़के से चक्कर चला रही है। मम्मी जी, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। निशा का किसी भी लड़के के साथ कोई प्रेम संबंध नहीं है। क्या? तुम खुद ही तस्वीरें दिखा रही हो और खुद ही कह रही हो कि कोई अफेयर नहीं है। काव्या, साफ साफ बताओ, ये लड़का कौन है? ये व्यक्ति जिससे निशा मिल रही है वो एक मशहूर फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट का मेंटर है और निशा का एक सपना है सफल फैशन डिजाइनर बनने का। क्या? फैशन डिजाइनिंग? ये क्या बीमारी है? निशा, तू घर से छुपकर कपड़े सिलना सीख रही थी? ये कोई बीमारी नहीं, इसका सपना है मम्मी जी। ये अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन आप लोग बस इसकी शादी कराने में जल्दी में थे। हाँ भैया, हाँ मम्मी, मुझे डर था कि अगर मैं सीधे मना करूंगी तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। इसी दबाव में आकर मैंने भाभी से झूठ बोला ताकि ये शादी रुक जाए। मम्मी जी, निशा गलत जरूर थी कि उसने झूठ का सहारा लिया और मुझे भी मुश्किल में डाल दिया, लेकिन इसकी मजबूरी को समझना भी तो जरूरी था ना। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से भैया ने आपको घर से निकाल दिया। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं तो बस अपनों के लिए थोड़ा समय चाहती थी।
अगर इस परिवार ने इसकी बात पहले सुन ली होती, इसे थोड़ा सा वक्त दे दिया होता, तो आज इसे ये सब कुछ छुपाकर करने की और झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। काव्या की बातें सुनकर आलोक का गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाता है। वो ग्लानि से भर जाता है और अपनी माँ कांता देवी की तरफ देखता है। माँ, काव्या बिल्कुल सही कह रही है। हमने कभी निशा से उसके दिल की बात जानने की कोशिश ही नहीं की, बस अपना फैसला उस पर थोप दिया। मुझे माफ कर दे काव्या बहू, मैंने बिना सच्चाई जाने तुझ पर इतने गंदे आरोप लगाए, तुझे घर से निकाल दिया। मैं कितनी स्वार्थी माँ बन गई थी। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए। आप तो बस निशा का घर बसते देखना चाहती थी। अब आपको सच पता लग गया है, यही काफी है। काव्या, मुझे भी माफ कर दो। मैंने अपनी 7 साल की पत्नी पर भरोसा नहीं किया। प्लीज अपनी इस नासमझ पति को माफ करके घर वापस आ जाओ। मैं आपसे कभी नाराज नहीं थी आलोक, मुझे तो बस अपनी बहन जैसी ननद का भविष्य बचाना था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आलोक जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने राहुल और उसका परिवार खड़े दिखाई देते हैं। अरे समधी जी, बेटा राहुल, तुम लोग अचानक इस वक्त यहाँ, कुछ खास बात हो गई क्या? आंटी जी, मुझे रोहित ने सब बता दिया है। मैं यहाँ निशा जी से कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके सपने के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। राहुल जी, आप, पर मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मत मांगिए निशा जी, मैं और मेरा परिवार आपका इंतजार करने को पूरी तरह तैयार है। आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, फिर हम धूमधाम से शादी करेंगे। बेटा राहुल, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। आलोक, आज ही निशा का एडमिशन उस बड़े फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में करवा दे। कुछ समय बीत जाता है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है। निशा अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है और काव्या उसका पूरा साथ दे रही थी। 2 साल बाद घर को एक बार फिर दुल्हन की तरह सजाया गया है। निशा लाल जोड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही है। राहुल दूल्हे के लिबास में स्टेज पर बैठा है। आज मेरी बेटी का कोर्स भी पूरा हो गया, वो अपने पैरों पर खड़ी भी हो गई और आज उसकी शादी भी हो रही है। ये सब काव्या की वजह से हुआ है। हाँ माँ, काव्या ने उस दिन हिम्मत न दिखाई होती तो आज हमारा परिवार बिखर गया होता।